गत वर्ष नेपाल में जेएनजी के बड़े आंदोलन के बाद वहाँ कार्यकारी सरकार बनाए गए ओपी को अपदस्थ कर दिया गया और निर्धारित समय पर जब अब वहाँ के चुनाव हुए हैं तो उसके परिणाम काफ़ी चौंकाने वाले हैं। बालेन्द्र शाह जो एक रैपर हैं, उनके नेतृत्व वाली आरएसपी यानी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने वहाँ बहुमत हासिल कर लिया है और अब बालेन्द्र शाह के नेपाल के प्रधानमंत्री बनने की संभावना प्रबल हो गई है। संभावना ही नहीं बल्कि अब उनका प्रधानमंत्री बनना तय हो गया है और इसके साथ ही अब भारतीय लोगों की जिज्ञासा इस बात को जानने के लिए काफ़ी तेज हो गई है कि बालेन्द्र शाह का रुख भारत के प्रति कैसा रहेगा। भारत के लिए जहां पड़ोसी राज्य के रूप में नेपाल का अपना महत्व है, वहीं दूसरी तरफ नेपाल जो चीन और भारत के बीच का एक क्षेत्र है, उसके जरिए भारत चीन के साथ शक्ति संतुलन बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और सबसे बढ़कर यह कि पाकिस्तान की तरफ से नकली नोटों, हथियारों और मादक द्रव्यों का जो अवैध तस्करी भारतीय क्षेत्र में किया जाता है, चाहे पाकिस्तान की तरफ से चाहे चीन की तरफ से, उसे रोकने की दिशा में भी बालेन्द्र शाह का भारतीय नेताओं के साथ तालमेल का होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष चौकस रहने की ज़रूरत है। बालेन्द्र शाह का व्यवहार भारत के प्रति कैसा होगा, इसे जानने के लिए पूर्व के कई उदाहरणों पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। 2008 से पूर्व वहाँ राजशाही थी और तब भारत और नेपाल के संबंध काफ़ी मधुर हुआ करते थे। रोजी रोटी के साथ साथ रोटी बेटी का भी संबंध था। हालांकि ये संबंध अभी भी है और भारतीय तथा नेपालियों को एक देश से दूसरे देश में आने जाने के लिए कोई पारगमन प्रमाण पत्र भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन 2008 में जब वहाँ राजशाही का अंत हुआ और उसके बाद की जो सरकार चुनाव में बनी, उस पर कम्युनिस्टों का प्रभाव होने के कारण नेपाल चीन की तरफ झुकता रहा। हालांकि चीन की तरफ झुकने का काफ़ी खामियाजा भी नेपाल को भुगतना पड़ा था। कई बार तो चीन ने नेपाली क्षेत्र में अपनी सीमा बढ़ाकर स्थापित करने का भी प्रयास किया था और उसके समाधान की दिशा में ही नेपाल की सरकार को चीन के साथ वार्ता करने में और उसके दबाव में आने के कारण नेपाल के लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार आदि की व्यवस्था करने में वे विमुख रहे और नतीजा यह हुआ कि आम जनता का सरकार से मोह भंग होता रहा। 17 वर्षों के इस शासनकाल के दौरान वहाँ 14 बार सरकारें बदली और जनता का कोई भलाई का काम नहीं हो पाया था, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा था। और जब सोशल मीडिया पर जो उस समय काफ़ी प्रमुख भूमिका निभा रहा था, खासकर ओली की इस बात को लेकर काफ़ी आलोचना की जा रही थी कि वह लोगों को रोजगार देने में विफल रही है, शांति व्यवस्था बरकरार रखने में विफल रही है। तो ओली ने जब सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया, तब जेएनजी का गुस्सा भड़क गया और वहाँ की ओली की सरकार को उसने अपदस्थ कर दिया और वहाँ कार्यकारी सरकार के नेतृत्व में अब चुनाव हुआ है। अब जरा बालेन्द्र शाह जो आरएसपी के प्रमुख हैं, उनके व्यक्तित्व पर नज़र डालें तो उन्होंने भारत में रहकर यहाँ के कर्नाटक विश्वविद्यालय से एमटेक की शिक्षा प्राप्त की है। साथ ही वे मधेसी समुदाय से आते हैं जो भारत से ही नेपाल की तराई में बसे हैं और वे
पहले नेपाल के प्रधानमंत्री होंगे जो मधेसी होंगे, और इस लिहाज से उनका भारत के प्रति झुकाव होना स्वाभाविक होना चाहिए। लेकिन अब तक के जो दृष्टांत देखे गए हैं, भले ही उन्होंने भारत में रहकर पढ़ाई की है और वे मधेसी समुदाय से आते हैं, इसके बावजूद उन्होंने कई बार भारत के साथ साथ चीन, अमेरिका जैसे बड़े देशों के प्रभाव से नेपाल को मुक्त करने की बात कही है। और यही कारण था कि वे पूर्व के स्थापित किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, बल्कि काठमांडू के मेयर के लिए जो चुनाव उन्होंने जीता था वह भी निर्दलीय के रूप में जीता था। और अब आरएसपी के नेता के रूप में जब वे प्रधानमंत्री बनेंगे तो यह भी एक नई पार्टी। वैसे तो बालेन्द्र शाह के अब तक के जो रैपर के रूप में उनकी प्रसिद्धि मिली है, उसमें से भारत के विरोध को भी उन्होंने काफ़ी प्रदर्शित किया है। यहाँ तक कि उनके लोगों के द्वारा जो नेपाल का नक्शा बनाया गया था उसमें भारत के हिस्से को भी नेपाल में दिखाया गया था, और ये जब काठमांडू के मेयर थे तो उनके कार्यालय में यह मैप लगा भी रहता था। इसके अलावा वे सुगौली की संधि को भी मानने से इनकार करते हैं। और इतना ही नहीं, जब एक फिल्म आदि पुरुष में माता सीता को भारत की बेटी के रूप में दिखाया गया, उनकी जन्मस्थली भारत में दिखाई गई, तो उन्होंने इस फिल्म को ही नेपाल में बैन कर दिया। और न सिर्फ इस फिल्म को बल्कि भारतीय फिल्मों पर ही उन्होंने बैन लगाने की मांग कर दी थी। और इस लिहाज से वे भारत विरोधी रुख अपनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि इससे पूर्व जो वहाँ की सरकारें थीं उसमें कम्युनिस्ट पार्टी की प्रधानता होने के कारण चीन की तरफ उनका झुकाव था, तो स्वाभाविक रूप से प्रसिद्धि पाने के लिए भारत के विरोध में बातें वहाँ करना आम प्रचलन हो गई थी प्रसिद्धि पाने के दृष्टिकोण से। और हो सकता है कि बालेन्द्र शाह ऐसा ही करने का प्रयास भारत विरोधी बयान देने में और कर रहे हों, क्योंकि असलियत यह है कि भारत विरोधी रुख रखना नेपाल के लिए कहीं से भी हितकर नहीं होगा, क्योंकि चीन के साथ तो अब तक व्यवहार कर नेपाल भुगत चुका है कि चीन तो नेपाल को हड़पने की ही तलाश में रहेगा या फिर उसका अपना प्रभुत्व वृद्धि के लिए राजनीतिक इस्तेमाल करेगा। लेकिन भारत ऐसा नहीं करता है। यह बात अलग है कि भारत बड़े भाई की भूमिका में रहता है, इस कारण से क्योंकि नेपाल पूरी तरह से एक क्षेत्रीय स्थल वाला देश है जिसे अपना कोई बंदरगाह नहीं है, और भारत के बंदरगाह से ही यह अपना काम चलाता है। इसके अलावा ढेर सारी वस्तुओं के लिए वह भारत पर निर्भर करता है। और अगर बालेन्द्र शाह ने ऐसा नहीं किया तो कोई बड़ी बात नहीं कि एक बार जैन जी जिन्होंने उन्हें इस स्तर तक पहुंचाया है वे उन्हें फिर से अपने पुराने स्तर पर वापस न लौटा दें। इस समय नेपाल के युवाओं की रुचि इस बात में नहीं है कि चीन की तरफ रुख किया जाए या किसकी तरफ। उनकी रुचि है तो सिर्फ इस बात में कि वहाँ रोजगार के अवसर बने, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे बने, इसे लेकर। और ऐसा करने के लिए बालेन्द्र शाह को भारत का सहयोग लेना ही पड़ेगा, चाहकर या बिना चाहे। ऐसे में बेहतर यह होगा कि एक तो वे मधेसी समुदाय से आते हैं और यहाँ उन्होंने पढ़ाई की है, भारत को वे अच्छी तरह से समझते हैं, तो वे पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर भारत के साथ मुक्त हस्त से पूरे खुले मन से एकजुट होने का प्रयास करेंगे, जिससे नेपाल भी संपन्न होगा और भारतीयों के हितों की भी रक्षा हो सकेगी।